नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट क्लासेज पुष्कर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण की बेहतरीन जानकारी, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट क्लासेज पुष्कर में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं समास, और समास में आज हम पढ़ेंगे क्रमधारय समास, समानाधिकरण तत्पुरुष अर्थात क्रमधारय समास। क्रमधारय समास का हम अर्थ और उसकी परिभाषा और उसके प्रकारों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्रमधारय समास की परिभाषा देख लेते हैं। क्रमधारय समास की परिभाषा क्या है? वैसे इसका सीधा अर्थ होता है क्रम को धारण करने वाला। क्रमधारय का अर्थ होगा क्रम को धारण करने वाला। तो देखिए, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद एवं उत्तर पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, उसे क्रमधारय समास कहते हैं। यानी कि जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, यहाँ हम तत्पुरुष समास पढ़ा था। उस तत्पुरुष समास में हम पढ़ रहे थे कि तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष समास में हमने 3 समास रखे थे। एक तो तत्पुरुष समास, दूसरा क्रमधारय समास, तीसरा द्विगु समास। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो विभक्ति वाला तत्पुरुष समास है वही तत्पुरुष समास का ही भेद है, और यह क्रमधारय जो समास है वही एक तत्पुरुष समास के भेद है, जिसको हम समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। और जो द्विगु समास है वो इसी का एक भेद है। तो इसके अंदर ही हम इस भेद को पढ़ेंगे, द्विगु समास के भेद को भी। इसलिए यहाँ पर ये जानना जरूरी है, जिसका उत्तर पद प्रधान है वो तत्पुरुष समास है, और ये क्रमधारय और द्विगु समास तत्पुरुष समास के ही भेद हैं। तो यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं क्रमधारय समास, ये क्रमधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है, और पूर्व पद एवं उत्तर पद में जो पूर्व पद है और जो उत्तर पद है, इन दोनों का क्या संबंध है? इन दोनों पदों के बीच में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय, यानी कि जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है वो विशेषण, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो एक शब्द होगा जो विशेषता बताएगा और दूसरा शब्द होगा जिसकी विशेषता बताई जाएगी। तो एक विशेषता बताने वाला शब्द और एक विशेषता जिसकी बताई जा रही है वो शब्द होगा। तो यहाँ पर विशेषण विशेष्य संबंध, अथवा कह सकते हैं कि 2 वस्तुओं में अगर तुलना की जाए, एक वस्तु का दूसरी वस्तु पर आरोप किया जाए, या एक वस्तु की दूसरी वस्तु में संभावना बताई जाए, तब ऐसी स्थिति में वो संबंध उपमान उपमेय संबंध कहलाता है। तो उस संबंध को हम उपमेय उपमान संबंध कहते हैं, उपमान उपमेय संबंध। तो ये दोनों ही हो सकता है, विशेषण विशेष्य संबंध जिसमें विशेषता बताई जाती हो, और उपमान उपमेय संबंध जिसमें तुलना की जाती हो, जिसमें आरोप किया जाता हो, जिसमें संभावना व्यक्त की जाती है, वो उपमान उपमेय संबंध है। एक वस्तु का दूसरी वस्तु में आरोप, एक वस्तु दूसरी वस्तु से तुलना, और एक वस्तु की संभावना दूसरी वस्तु में करना, ये उपमान उपमेय संबंध है। तो अगर ये दोनों प्रकार का अगर संबंध है किसी के अंदर, तो उसे हम क्रमधारय समास कहते हैं। देखिए, पूर्व पद यानी मुख्यतः विशेषण होता है। जो क्रमधारय समास है उसका जो पूर्व पद है वो आपके मुख्यतः क्या होगा? पूर्व पद मुख्यतः विशेषण हो, और जिसके दोनों पद विग्रह करने पर प्राय एक ही विभक्ति कर्ता कारक में प्रयुक्त किए जाते हैं। तत्पुरुष समास पढ़ते समय हमने कर्ता कारक को छोड़ दिया था, इसलिए उसी तत्पुरुष समास में जब कर्ता कारक की विभक्तियों का प्रयोग होता है तो वहाँ क्रमधारय समास कहलाता है, क्योंकि कर्ता ही क्रम को धारण करता है। इसलिए इसका नाम हमने अर्थ भी देखा था, क्रम को धारण करने वाला, क्रमधारय समास। तो क्रम को कर्ता धारण करते, इसलिए कर्ता विभक्तियाँ इसमें प्रयुक्त होती है। यानी विशेषण विशेष्य संबंध या उपमेय उपमान संबंध कह सकते हैं, और जिसके दोनों पद विग्रह करने पर प्राय एक ही विभक्ति, दोनों पदों में एक ही विभक्ति होगी,
कर्ता कारक की विभक्ति में प्रयुक्त किए जाते हैं। देखो, क्रमधारय समास के दो भेद होते हैं। जो क्रमधारय समास है उसके दो भेद हैं। पहला है विशेषतावाचक क्रमधारय, जहाँ पर विशेषण विशेष से संबंध हो वहाँ पर विशेषतावाचक क्रमधारय होगा। इसके 7 भेद हैं। और इसके कितने भेद हैं? 7। दूसरा है उपमानवाचक क्रमधारय, जहाँ पर उपमान उपमेय संबंध हो वहाँ पर उपमानवाचक क्रमधारय समास होता है। और उपमानवाचक क्रमधारय समास के भी 4 भेद हैं। जो उपमानवाचक क्रमधारय समास है इसके 4 भेद हैं। और विशेषण विशेष जो संबंध है जिसको विशेषतावाचक क्रमधारय कहते हैं, इसके 7 भेद होते हैं। तो इन भेदों के बारे में हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, क्रमधारय समास को हमने मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा है। पहला है आपके विशेषतावाचक और दूसरा है उपमानवाचक। यह हम देख रहे हैं क्रमधारय समास है। और क्रमधारय समास का पहला प्रकार विशेषतावाचक और दूसरा है उपमानवाचक। तो विशेषतावाचक जो क्रमधारय समास है इसके प्रकारों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, विशेषण पूर्व पद, जहाँ पर विशेषण पहले पद के अंदर विशेषण हो, यानी पूर्व पद के अंदर विशेषण हो और उत्तर पद में विशेष्य हो, तो वो विशेषण पूर्व पद होगा। उसी तरह से दूसरा देखेंगे विशेषणोत्तर पद, यानी कि विशेषण उत्तर पद में हो, पूर्व पद में विशेष्य और उत्तर पद में विशेषण हो, तो वो हो जाएगा आपके विशेषणोत्तर पद। तीसरा प्रकार है विशेषणोभय पद, जहाँ पर दोनों ही पदों में विशेषण हो, दोनों पदों के अंदर विशेषता पाई जाती हो, दोनों ही विशेषण हो, तो वो विशेषणोभय पद है, क्रमधारय समास है। अगला है विशेष्य पूर्व पद। विशेषणोत्तर पद कहें चाहे विशेष्य पूर्व पद कहें, एक ही बात है, दोनों का एक ही रूप है। लेकिन कुछ उदाहरण इन विशेष्य पूर्व पद में अलग रूप से प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इसका एक अलग से भेद पढ़ा जाता है। वो हम इसको उदाहरण पढ़ते समय चर्चा करेंगे इसकी। लेकिन दोनों एक ही चीज़ है। अगर विशेषण उत्तर पद में होगा तो विशेष्य पूर्व पद में होगा, और विशेष्य पूर्व पद में होगा तो विशेषण उत्तर पद में होगा। तो हम कह सकते हैं विशेषणोत्तर पद और विशेष्य पूर्व पद दोनों एक ही समास है। लेकिन इसके भेदों में इनकी चर्चा होती, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। अगला देखिए, अव्यय पूर्व पद। अगला है कि अव्यय पूर्व पद। इस विशेषतावाचक के अंदर अव्यय शब्दों द्वारा जब विशेषता बताई जाती है तो अव्यय पूर्व पद में होता, तो अव्यय पूर्व पद संबंध आपके समास का एक प्रकार हो गया। अगला है संख्या पूर्व पद द्विगु। अब पूर्व पद में संख्या हो, संख्या के द्वारा विशेषता बताई जाएगी, तो संख्या पूर्व पद, इसका भी एक भेद है, जिसको हम संस्कृत में द्विगु समास के नाम से पढ़ते हैं। इस द्विगु समास को हम अलग से पढ़ेंगे। जिस तरह से क्रमधारय समास को पढ़ रहे हैं तत्पुरुष समास का भेद होते हुए भी, वैसे ही हम द्विगु समास को भी पढ़ेंगे। लेकिन यह क्रमधारय समास का एक भेद है, संख्या पूर्व पद, जिसको हम द्विगु समास कहते हैं। तो अगला देखिए, फिर मध्य पद लोपित समास। ये क्रमधारय समास का यहाँ पर एक भेद है, जिसको हम वहाँ तत्पुरुष समास के 4 भेदों में 7 में मैंने आपको बताया था। ये समानाधिकरण तत्पुरुष का भेद है। तो यहाँ मध्य पद लोपी, और जिसको हम तत्पुरुष समास में जब पढ़ते हैं तो उसको लुप्त पद तत्पुरुष समास के नाम से पढ़ते हैं, जो कि एक तो केवल विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, एक होता है विभक्ति चिन्हों के साथ साथ अन्य पदों का भी लोप, जिसको लुप्त पद तत्पुरुष समास कहते हैं। लेकिन यहाँ हम इसका नाम मध्य पद लोपी कहते हैं। मध्य पदों का लोप होता है, तो बात वही है, विभक्ति साथ अन्य पदों का लोप या फिर मध्य पदों का लोप। तो ये मध्य पद लोपी समास है, जिसको हम लुप्त पद तत्पुरुष समास भी कहते हैं। तो ये आपके इसके 7 भेद हो गए हैं। तो ये विशेषतावाचक तत्पुरुष समास के 7 भेद हैं। पहला है आपके विशेषण पूर्व पद, दूसरा विशेषणोत्तर पद, यानी कि पूर्व पद में विशेषण हो, इसमें उत्तर पद में विशेषण हो, विशेषणोभय पद, दोनों पदों में विशेषण हो, विशेष्य पूर्व पद, विशेष्य पूर्व पद में और उत्तर पद में क्या हो, विशेषण। तो यहाँ पर
विशेषणोत्तर पद, ये दोनों एक ही है। तो ये समास और विशेषणोत्तर पद कहो चाहे विशेष्य पूर्व पद कहो, एक ही समास है, दोनों को एक ही है, एक ही समझना चाहिए। अगर नाम आप कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग दे दिया जाता है, विशेषणोत्तर पद दे दिया जाता है या फिर ये नाम ने देकर विशेष्य पूर्व पद दे दिया जाता है, तो इसलिए पढ़ना जरूरी है। अगला अव्यय पूर्व पद, पूर्व पद में अव्यय होगा। संख्या पूर्व पद, संख्या होगी पूर्व पद के अंदर, संख्या द्वारा विशेषता बदली जाएगी, इसको द्विगु समास कहते हैं। तो यहाँ पर आप संख्या दी हुई है संख्या पूर्व पद के अंदर, तो यहाँ कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है, विशेषता केवल दी जा सकती है संख्या द्वारा, लेकिन अगर समाहार का बोध ना हो तो आपको एक कर्मधारय तत्पुरुष समास का ही भेद लिखना पड़ेगा, संख्या पूर्व पद। द्विगु समास में समाहार का बोध होता है, बिना समाहार के द्विगु समास नहीं होता, या थोड़ा बहुत अंतर तो यहाँ पर है ही, इसलिए इसको एक अलग भेद के रूप में पढ़ा जाता है, संख्या पूर्व पद। अगला मध्य पद लोपी, मध्य पदों का लोप और लुप्त पद तत्पुरुष समास, दोनों एक ही चीज़ है। तो ये मध्य पद लोपी हम लुप्त पद तत्पुरुष समास के नाम से भी पढ़ते हैं इसको। अगला देखेंगे उपमानवाचक जो क्रमधारय समास है, उसके भी चार भेद हैं। उपमान पूर्व पद, यानी कि पूर्व पद में उपमान होगा। अगला है उपमानोत्तर पद, उत्तर पद में उपमान होगा। तो पूर्व पद में अगर उपमान है तो उत्तर पद में उपमेय होगा, और अगर उत्तर पद में उपमान है तो पूर्व पद में उपमेय होगा। उपमान और उपमेय किसे कहते हैं ये देखिए। तो वैसे आप लोग जानते होंगे कि जो उपमान एक प्रसिद्ध वस्तु है, और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जिस वस्तु को सभी लोग जानते हैं, सर्वविदित होती है, विश्वविख्यात होती है, सभी लोग उसको जानते हैं, और हम उस वस्तु से तुलना करते हुए किसी वस्तु को प्रसिद्धि की ओर ले जाते हैं, तो वहाँ पर जो प्रसिद्ध वस्तु है वो उपमान है, और जिस वस्तु की हम उस प्रसिद्ध वस्तु से तुलना कर रहे हैं वो उपमेय है। जैसे यहाँ पर मुख्य तुलना हम चंद्रमा से करें, चंद्रमा विश्वविख्यात है, सभी लोग चंद्रमा को जानते हैं, चंद्रमा शीतल होता है और चंद्रमा शांति देने वाला होता है, चंद्रमा को देखकर मन शांत होता है। तो ये सारी विशेषता लिए हुए हैं। अगर हम मुख की तुलना करें सौंदर्य में, चमक में, तो अगर मुख की तुलना चंद्रमा से करें तो चंद्रमा उपमान है और मुख उपमेय है। तो आप उपमान और उपमेय समझ गए होंगे। तो उपमान पूर्व पद, यानी कि जो उपमान है वो पहले पद में आएगा, तो उपमेय उत्तर पद में होगा, और अगर उपमेय पूर्व पद में है तो उपमान उत्तर पद में होगा। तो इस आधार पर इसके ये दो भेद हो गए, उपमान पूर्व पद और दूसरा भेद हो गया उपमानोत्तर पद, यानी कि उपमान उत्तर पद में होता है। अगला देखिए, अगला भेद है अवधारणा पूर्व पद, और दूसरा है आपके अवधारणोत्तर पद। जो अवधारणा होती है वो पूर्व पद में होती है, और किसी वस्तु को समझने का अवधारणा अगर उत्तर पद में हो तो अवधारणोत्तर पद। तो इसको भी हम विस्तार से समझेंगे, इन दोनों भेदों को भी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो उपमानवाचक है क्रमधारय समास वो चार प्रकार के हैं, उपमान पूर्व पद, उपमानोत्तर पद, अवधारणा पूर्व पद, अवधारणोत्तर पद। तो चलिए इनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहला है विशेषतावाचक क्रमधारय। जिस समास में विशेष्य विशेषण भाव सूचित होता है उसे विशेषतावाचक क्रमधारय समास कहते हैं। यानी कि जिस समास के अंदर विशेष्य विशेषण संबंध हो, विशेष्य और विशेषण का भाव हो और उसकी सूचना देता हो, उसे विशेषतावाचक क्रमधारय समास कहते हैं। जहाँ पर विशेष्य विशेषण संबंध हो वहाँ पर आपके विशेषतावाचक क्रमधारय समास होगा। और इस समास के 7 भेद हैं। पहला भेद है विशेषण पूर्व पद, दूसरा है विशेषणोत्तर पद जो कि हम पढ़ चुके हैं पहले से, विशेषणोभय पद, विशेष्य पूर्व पद, अव्यय पूर्व पद, संख्या पूर्व पद जिसको द्विगु समास भी कहते हैं, और मध्य पद लोपी। तो
यहाँ पर लुप्त पद तत्पुरुष समास भी इसका नाम है मध्य पद लोपी का। तो इन एक एक के बारे में देखिए, विशेषताओं को देखते हैं हम। विशेषण पूर्व पद, जिसमें प्रथम पद विशेषण होता है। विशेषण पूर्व पद देखिए, जिसमें प्रथम पद विशेषण होता है। तो यहाँ पर उदाहरण है अल्पजीवी। अल्प है जो जीवी, यानी कि जिसका जीवन, जो जीने वाला जीवी, जिसका जीवन थोड़ा हो, अल्प यानी थोड़ा। तो यहाँ पर थोड़ा विशेषण है और किसकी विशेषता? जीवन की विशेषता बता रहा है, जीने वाले की विशेषता बता रहा है। जो कम जीने वाला वो अल्पजीवी है। तो यहाँ पर प्रथम पद पूर्व पद क्या है? विशेषण है, और उत्तर पद विशेष्य है। ये विशेष्य की विशेषता जीवी, जीने वाला, संज्ञा शब्द है, और ये आपके अल्प है, यहाँ पर विशेषण है। इसलिए जिसमें प्रथम पद में विशेषण होता है वो विशेषण पूर्व पद समास कहलाता है। दूसरा है विशेषणोत्तर पद, जिस समास में दूसरा पद विशेषण होता है। उदाहरण देखिए, जिस समास में दूसरा पद क्या हो? विशेषण हो, और प्रथम पद विशेष्य हो। जैसे मुनिवर, मुनि यहाँ पर संज्ञा है, और वर यानी श्रेष्ठ, वर के द्वारा विशेषता बताई जा रही है। तो पूर्व पद विशेष्य है और उत्तर पद विशेषण है। तो वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ है जो मुनियों में। तो यहाँ पर मुनि श्रेष्ठ के द्वारा जो विशेषता बताई जा रही है, जिसके अंदर वर एक का अर्थ श्रेष्ठ होता है और श्रेष्ठ विशेषण है, और मुनि यहाँ पर विशेष यानी संज्ञा पद है। उस तरह से विशेषणोभय पद, जिस समास में दोनों पद विशेषण हो, यानी कि जिस समास के अंदर दोनों ही पद विशेषण हो, उसे हम विशेषणोभय पद कहते हैं। जैसे उदाहरण देख रहे हैं, भला बुरा। यहाँ पर देखिए, भला बुरा, जो भला है जो बुरा है, भला और बुरा नहीं होगा, यानी दोनों विशेषण है, भला भी विशेषण और बुरा भी विशेषण है। जब दोनों विशेषण है, विलोम शब्द के रूप में यहाँ पर विशेषण साथ साथ में प्रयुक्त होते हैं, तो उससे हम विशेषणोभय पद भी कहते हैं। बोला है विशेष्य पूर्व पद, जिसके अंदर जो विशेष्य है वो पूर्व पद में। जैसे विशेषणोत्तर पद, जहाँ पर विशेषण उत्तर पद में हो, और विशेष्य पूर्व पद जहाँ पर विशेषण आपके उत्तर पद में हो और विशेष्य पूर्व पद में हो। तो यहाँ देखिए, इसमें पूर्व पद यानी प्रथम पद विशेष्य होता है। अब बात तो वही है, उत्तर पद को विशेषण कह दो तो पूर्व पद अपना आप विशेष्य हो जाएगा। तो जो ये उदाहरण है मुनिवर, यहाँ पर जो पूर्व पद है वो विशेष्य है मुनि, और वर यहाँ पर विशेषण है। इसी प्रकार यहाँ पर श्याम सुंदर है, श्याम मुनि की तरह श्याम है, यहाँ पर संज्ञा शब्द है जो विशेष्य है, और विशेषण यहाँ पर सुंदर है, श्याम जो सुंदर है। बात वही है। तो ये विशेष्य पूर्व पद समास कहते हैं, लेकिन थोड़ा इसमें अंतर है। वह यानी कि वर यानी श्रेष्ठ है जो मुनियों में, और यहाँ पर श्याम जो सुंदर है। थोड़ा यहाँ पर देखें, भावात्मक रूप से इन दोनों उदाहरणों में अंतर है, और ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। 6 नंबर है अव्यय पूर्व पद, जहाँ समस्त पद में पूर्व पद अव्यय हो। जहाँ जो समस्त पद होता है उस समस्त पद में पूर्व पद है वो अव्यय हो, लेकिन उत्तर पद प्रधान हो। अव्यय हो पूर्व पद, लेकिन उत्तर पद प्रधान हो। अगर अव्यय हो पूर्व पद और पूर्व पद ही प्रधान होता है तो हम देखते हैं अव्ययभाव समास होता है। लेकिन उत्तर पद अगर प्रधान हो तो वहाँ पर अव्यय पूर्व पद कर्मधारय समास होता है, और विशेषण विशेष संबंध तो होगा ही होगा। जैसे निराशा, आशा से रहित, अव्यय है निर, और आशा यहाँ पर आया हुआ है। तो ये आशा की भी निर द्वारा विशेषता बता रहा है। आशा से रहित, अधमरा, मरने की विशेषता बता रहा, आधा मरा हुआ है। तो यहाँ पर विशेषण विशेष संबंध तो है ही, लेकिन साथ में अव्यय द्वारा अभी विशेषता प्रकट हो रही है। निराशा, आशा से रहित, और अधमरा यानी आधा है जो मरा हुआ, यहाँ पर अव्यय पूर्व पद समास है। उसी तरह से देखिए संख्या पूर्व पद द्विगु समास। इस द्विगु समास की हम अलग से विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत देख लेते हैं। जिस क्रमधारय समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, जो क्रमधारय समास है
जिसमें जो पूर्व पद है वो संख्यावाचक होता है, और जिससे समुदाय या समार का बोध होता है उसे हम संख्या पूर्व पद या क्रमधारय समास, संख्या पूर्व पद क्रमधारय समास या फिर द्विगु समास भी कहते हैं। तो समार का बोध होगा, पूर्व पद संख्या होगा। फिर है मध्य पद लोपी या लुप्त पद तत्पुरुष समास, जिस समास में मध्य में आने वाले कारक चिन्ह या अन्य कोई पद का लोप हो, यानी कारक चिन्ह के साथ साथ में अन्य पदों का भी अगर लोप होता है तो वो मध्य पद लोपी या लुप्त पद तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे लिखा हुआ है अश्रु गैस, यहाँ पर होगा अश्रु, अश्रु गैस, अश्रु लाने वाली गैस, यहाँ पर अश्रु है, अश्रु आया हुआ है, और गैस है, गैस यहाँ पर आया हुआ है। यहाँ देखिए लाने वाली गैस, यहाँ किसी विभक्ति का लोप नहीं है, पदों का लोप है, लाने वाले, लाने वाले, जो कि इन दोनों का अर्थ नहीं है, न अश्रु का अर्थ न गैस का और न कोई विभक्ति है, लेकिन लाने वाले यहाँ पर पद है, तो ये मध्य के पद है, इनका लोप हुआ, इसलिए मध्य पद लोपी या फिर लुप्त पद तत्पुरुष समास भी इसको कह सकते हैं। तो ये 7 प्रकार हमने पढ़े हैं विशेषण विशेष्य संबंध के आधार पर। आशा आपको समझ में आया होगा। आगे हम देखेंगे इनके उदाहरण कि विशेषण पूर्व पद, यानी कि विशेषण वो पूर्व पद के अंदर हो। तो अब इसके अलग से उदाहरण देखिए। हम शब्द ले रहे हैं अल्पाहार, काली मिर्च, कुपुत्र, तलघर, ये हमने यहाँ पर शब्द लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए अल्पाहार, अल्प है जो आहार, अल्पाहार का अर्थ होगा अल्प है जो आहार। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। कुपुत्र, को यानी बुरा है जो पुत्र। तलघर, तल में है जो घर। यहाँ देखिए यहाँ पर अल्प विशेषण है, पूर्व पद में आया हुआ है। काली विशेषण वो भी पूर्व पद में आया हुआ है। कु का अर्थ बुरा, बुरा भी विशेषण है जो कि पूर्व पद में आया हुआ है। तल के द्वारा विशेषता प्रकट हो रही है, तल भी पूर्व पद में आया हुआ है। और यहाँ पर विशेष्य कौन कौन से? आहार विशेष्य, आहार की विशेषता, आहार यानी भोजन, अल्प है यानी थोड़ा है। मिर्च, मिर्च यहाँ पर विशेष्य है और वो कैसी? काली है। कुपुत्र, जो पुत्र है विशेष्य है और वो क्या? बुरा है, तो विशेषता बताई जा रही है। तलघर, जो घर है वो कहाँ है? तल के अंदर है, नीचे की तरफ है। उस तरह से देखिए यहाँ पर विशेषण उत्तर पद, उत्तर पद में विशेषण आता है, जैसे जन्मांतर, रामदीन, शिवदयाल, मुनिवर, ये जो हमने शब्द लिए हैं इसका अंदर देखिए जन्मांतर, जन्म है अन्य, जो जन्मों का अंतर कह सकते हैं, जन्मों का अंतर है जो वो जन्मांतर। तो यहाँ पर जन्म विशेष्य जो है वो पहले आया हुआ है और विशेषण अंतर बाद में आया हुआ है। रामदीन, राम है दीन जो। शिवदयाल, शिव है दयालु जो। मुनिवर, मुनियों में है श्रेष्ठ जो। यहाँ पर देख रहे हैं जो अंतर शब्द विशेषण है वो बाद उत्तर पद में आया हुआ और जन्म जो विशेष्य वो पहले पद में आया। राम विशेष्य है, पूर्व पद में आया हुआ है, और दीन विशेषण है जो कि उत्तर पद में आया हुआ है। यहाँ शिव आपके विशेष्य है जो कि पूर्व पद में आया हुआ है, और दयाल विशेषण है जो कि उत्तर पद में आया हुआ है। तो उत्तर पद में क्या हो? विशेषण हो, तो यहाँ पर उत्तर पद में विशेषण आ रहा है। उस तरह से मुनिवर, जो मुनि है यहाँ पर क्या है? विशेष्य और विशेषण है वर, तो यहाँ पर जो वर है वो विशेषण है जो कि उत्तर पद में आया हुआ है। यहाँ पर हम देख रहे हैं सभी जो विशेषण है वो उत्तर पद में आए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर विशेषणोत्तर पद समास है। इसी तरह से हम आगे देखेंगे अगला भेद है इसका क्रमधारय समास का। विशेषणोभय पद, दोनों ही पद विशेषण हो, जैसे खटमीठा, गोरागट, शुद्ध अशुद्ध, शीतोष्ण। खटमीठा जो खट्टा है जो मीठा है, खट्टा मीठा, खट्टे का विपरीतार्थ मीठा होता है। जैसे गोरागट, यहाँ पर देखिए अत्यंत गोरा कह सकते हैं। गोरा है जो, गठीला है जो हष्टपुष्ट भी है और गोरा भी है, इसलिए उसको गोरागट बोलते हैं। शुद्ध अशुद्ध, अत्यंत शुद्ध, शुद्ध है जो अशुद्ध है जो, शुद्ध और अशुद्ध दोनों, अत्यंत शुद्ध।
शीतोष्ण ठंडा है, जो गर्म है, जो शीतोष्ण जो ठंडा भी है और गर्म भी है, दोनों विशेषताएं, उसको शीतोष्ण कहते हैं। यहाँ देखिए विशेषण और भय पद दोनों का अंदर विशेषता है, दोनों पदों द्वारा विशेषता बताई जा रही है। तो विशेषण और भय पद क्रमधारय समास है। अगला विशेष्य पूर्व पद, यानी पूर्व पद के अंदर विशेष्य हो, विशेषण उत्तर पद में हो या फिर विशेष्य पूर्व पद में हो, एक ही बात है, दोनों एक जैसे। धर्म बुद्धि, मदन मनोहर, श्याम सुंदर और विंध्य पर्वत। यहाँ पर देखिए धर्म बुद्धि, तो यहाँ पर धर्म विषयक बुद्धि है, तो विशेष्य पूर्व है, विशेष्य पूर्व आया हुआ देखिए, यानी संज्ञा सब पहले धर्म की विशेषता बुद्धि द्वारा, धर्म विषयक बुद्धि। मदन मनोहर, मदन कैसा है, मनोहर है, तो मदन पहले आया हुआ है जो कि विशेष्य है, और जो इसका विशेषण है मनोहर वो बाद में आया हुआ है। श्याम सुंदर, श्याम विशेष्य है और सुंदर इसकी विशेषता बताई जा रही है जो कि बाद में है। विंध्य पर्वत, यहाँ पर विंध्य है वो कि पर्वत है, तो पर्वत द्वारा इसकी विशेषता बताई जा रही है। देखिए मदन मनोहर, मदन जो मनोहर है, श्याम सुंदर, श्याम जो सुंदर है, विंध्य पर्वत, विंध्य नामक पर्वत, तो यहाँ पर पर्वत का नाम विंध्य है, तो विंध्य पर्वत की विशेषता बताई जा रही है कि वो विंध्य है, वो एक पर्वत है, तो यहाँ पर विशेष्य पहले आया हुआ है। उस तरह से अगले वेदों की तरफ चलते हैं। अव्यय पूर्व पद, अव्यय पूर्व पद देखिए दुर्वचन, बुरे वचन, निराशा, सुयोग और कुवेश। यहाँ पर दुर्वचन का अर्थ होगा पूरे वचन, निराशा का आशा से रहित, सुयोग अच्छा है जो योग, और कुवेश कुयन बुरा है जो वेश। यहाँ पर आप देख रहे हैं विशेषण विशेष संबंध है, लेकिन अव्यय के द्वारा विशेषता बताई जा रही। और यहाँ देखिए दुर यानी बुरे वचन, निर आशा से रहित, सुयोग अच्छा है जो योग, और कुवेश बुरा है जो वेश। इस तरह से नंबर 6 संख्या पूर्व पद, जिसको हम द्विगु समास बोलते हैं। इसमें देखिए अष्टभुज 8 भुजों का समूह, इकलौता, चतुर्युग और त्रिगुण। देखिए अष्टभुज अष्टभुजों का समय, इकलौता एक ही है जो, चतुर्युग 4 युगों का समय, त्रिगुण 3 गुणों वाला। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो अष्टभुज है, अष्ट संख्या पहला आया हुआ और उसके बाद में जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जा रही है वह संज्ञा शब्द आया हुआ। वहाँ अष्टभुजों का समूह, इकलौता एक ही है जो, चतुर्युग युग की विशेषता 4 के द्वारा बताई जा रही है, तो 4 युगों का समूह, त्रिगुण 3 गुणों वाला, या 3 गुणों का समूह भी कह सकते हैं और 3 गुणों वाला भी कह सकते हैं। तो 3 गुणों का समूह यहाँ सटीक होगा, क्योंकि समूह का बोध होना चाहिए, या जिसमें 3 गुण है वो कोई भी हो सकता है, किसी में भी 3 गुण हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर क्रमधारय समास है। अगर त्रिगुण तीनों गुणों से जो प्रय हो तो उसे गुणातीत भी कहते हैं। त्रिगुण जिसमें तीनों गुण हो, अगर कोई व्यक्ति विशेष है, संज्ञा है, तो वहाँ बहुव्रीहि समास होगा। लेकिन यहाँ पर अगर कोई भी हो सकता है, निश्चित संज्ञा नहीं है, निश्चित इकाई का बोध नहीं हो रहा, तो वहाँ क्रमधारय समास में द्विगु समास होगा। देखिए अगला है मध्य पद लोपी या लुप्त पद तत्पुरुष समास। इसमें देखिए विभक्ति चिन्हों के साथ साथ अन्य पदों का भी लोप होता है, जैसे कन्यादान, गुरु भाई, गोबर गणेश और जलयान। यहाँ पर हमने शब्द लिए हैं। कन्यादान में देखिए कन्या का वैदिक मंत्रों के साथ वर को किया गया दान। गुरु भाई एक ही गुरु से पड़ा हुआ। गोबर गणेश गोबर का बना गणेश। जलयान जल पर चलने वाला यान। यहाँ देखिए कन्यादान में कन्या का वैदिक मंत्रों के साथ वर को किया गया दान। यहाँ पर कन्या जो शब्द है वो कन्या यहाँ आया हुआ है और दान जो शब्द दान यहाँ पर है। इन दोनों बीच में इतने जो पद हैं इनका लोप हो गया है और ये विभक्ति चिन्ह है इसका भी लोप हुआ। इसलिए विभक्ति चिन्हों के साथ अन्य पदों में जब लोप हो तो उसके मध्य पद लोप या लुप्त पद तत्पुरुष समास कहते हैं। गुरु भाई एक ही गुरु से पड़ा हुआ भाई। तो यहाँ पर देखिए गुरु आया हुआ है तो गुरु है और उसके बाद में भाई पड़ा हुआ भाई यहाँ पर हम लिख सकते हैं या पड़ा हुआ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके साथ साथ में गुरु के साथ साथ बहुत सारे एक ही गुरु से पड़ा हुआ इन शब्द का लोप हुआ है।
गोबर गणेश, गोबर का बना गणेश, तो गोबर और गणेश दो शब्द, ये गोबर आया हुआ और ये गणेश का विभक्ति का लोप हुआ और इसके साथ बना जो पद है इस बना पद का भी लोप हुआ, इसलिए यह मध्य पद लोपी समास है। जलयान, जल आया हुआ और यान भी आया, लेकिन पर चलने वाला, पर विभक्ति चिन्ह है इसका लोप हुआ और चलने वाला यह पद है इसलिए पद का भी लोप हुआ। विभक्ति चिन्ह के साथ पदों का लोप हुआ इसलिए जलयान का अंदर मध्य पद लोप या लुप्त पद तत्पुरुष समास है। आशा है कि इन उदाहरणों को देख करके आपको ये 7 प्रकार अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे चलते हुए क्रमधारय समास जो उपमान उपमेय संबंध है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, उपमानवाचक क्रमधारय, जिस समास में उपमान उपमेय भाव सूचित होता है उसे उपमानवाचक क्रमधारय समास कहते हैं। उपमानवाचक क्रमधारय समास उसी को कहेंगे जिसके अंदर उपमान उपमेय संबंध होता है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि उपमान और उपमेय संबंध किसे कहते हैं, यानी एक तो यह वस्तु से तुलना की जाती है तो वहाँ पर उपमान उपमेय संबंध होता है। एक वस्तु पर आरोप स्थापित किया जाता है तब उपमान उपमेय संबंध होता है। एक वस्तु की दूसरी वस्तु में संभावना व्यक्त की जाती है तो उपमेय उपमान संबंध होता है। इसी भाव को सूचित करने वाला जो समास है वो उपमानवाचक क्रमधारय समास कहलाता है। तो देखिए, इसके 4 भेद हैं। पहला है उपमान पूर्व पद, दूसरा उपमानोत्तर पद, अवधारणा पूर्व पदी, फिर है अवधारणोत्तर पद। इन 4 के बारे में हम विस्तार से पढ़ रहे हैं। तो देखिए, उपमान पूर्व पद, उपमान उपमेय का परस्पर संबंध होता है तथा समस्त पद का पहला पद उपमान होता है। इस समास के अंदर उपमान उपमेय संबंध होगा, दोनों पदों के बीच में उपमान उपमेय संबंध होगा, यानी कि एक पद उपमान होगा और दूसरा पद उपमेय होगा। इन दोनों संबंधों के अंदर एक और विशेषता जोड़ दी जाती है कि जो समस्त पद है उस समस्त पद का जो पहला पद है वही उपमान होगा, तभी वो उपमान पूर्व पद होगा, तभी वहाँ पर उपमान पूर्व पद समास होगा कि समस्त पद का पूर्व पद है वो उपमान हो तो वहाँ पर उपमान पूर्व पद समास होता है। उपमान उपमेय संबंध तो इस क्रमधारय समास में होते होता है, लेकिन अगर उपमान पूर्व पद में आया हुआ है तो उसे हम उपमान पूर्व पद समास कहते हैं। जैसे उदाहरण, चंद्रमुख, मुख चंद्रमा है, यहाँ पर चंद्रमुख मुख चंद्रमा है। यहाँ जो चंद्र है मैंने आपको पहले भी बताया था, चंद्र उपमान है और मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही, आरोप स्थापित किया जा रहा है, यहाँ पर तुलना नहीं है। तो जो मुख है वो आपके उपमेय है और उपमान यहाँ पर चंद्रमा है, इसलिए यहाँ पर चंद्रमा यानी कि उपमान पूर्व पद में आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर उपमान पूर्व पद क्रमधारय समास है, मुख चंद्रमा है। उस तरह से देखते हैं, चंद्रमा उपमान है, अतः इस समास के समस्त पद में चंद्रमा पहले आएगा, चंद्रमा पहले आएगा। उस तरह से आगे देखिए, उपमानोत्तर पद, इस समास के समस्त पद के प्रथम पद में उपमेय तथा उत्तर पद में उपमान होता है, यानी उपमेय उपमान संबंध होता है, लेकिन प्रथम पद में क्या होगा, उपमेय, इसका उल्टा होगा। जो उपमान पूर्व पद है उपमानोत्तर पद में इसका उल्टा होगा कि अगर प्रथम पद यहाँ पर उपमेय होगा और उत्तर पद उपमान होगा। उपमेय और उपमान मिलकर एक होने से रूपक अलंकार होता है। यहाँ पर लगभग रूपक अलंकार के ज़्यादातर उदाहरण मिलते हैं, क्योंकि उपमेय और उपमान दोनों मिलकर एक हो जाते हैं और ज़्यादातर उपमेय जो अगर पहले आता है तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, ज़्यादातर अधिकांश तो होता है। तो देखिए उदाहरण, चरण कमल, कमल रूपी चरण, विद्या धन रूपी विद्या। यहाँ पर जो विद्या है यहाँ उपमेय है और धन से उस पर आरोप स्थापित हो रहा है। यहाँ पर चरण है, उपमेय है और कमल द्वारा आरोप स्थापित किया जा रहा है। अगला है अवधारणा पूर्वपदी, जिस समास में पूर्व पद के अर्थ पर उत्तर पद का अर्थ अवलंबित रहता है उसे अवधारणा पूर्वपदी समास कहते हैं, रूपक अलंकार। देखिए, जिस समास का जो पूर्व पद का जो अर्थ है वो उत्तर पद के अर्थ पर अवलंबित रहता है, जो पूर्व पद का अर्थ है वो उत्तर पद के अर्थ पर निर्भर करता है, तो उसे अवधारणा पूर्व पद समास कहते हैं। ये इसमें भी ज़्यादातर रूपक अलंकार होता है। देखिए उदाहरण, पुत्र रत्न,
यहाँ पर जो पूर्व पद के अर्थ पर उत्तर पद का अर्थ निर्भर करेगा। जो रत्न का अर्थ हीरे मोती माणिक होते हैं, आभूषण होते हैं, लेकिन यहाँ पर पुत्र आने से इस रत्न का अर्थ बदल गया, एक कीमती वस्तु हो गया। जैसे पुत्र ही रत्न अथवा पुत्र रूपी रत्न, यानी कि पुत्र रत्न से भी बढ़कर है। तो यहाँ पर रत्न शब्द आया है वो पुत्र की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर जो विशेषण विशेष संबंध तो है ही, उपमेय उपमान संबंध है, लेकिन जो पूर्व पद है वो पूर्व पद पर उत्तर पद का अर्थ निर्भर है। रत्न का अर्थ यहाँ पर पुत्र का अनुसार होगा, इसलिए अवधारणा पूर्वपदी समास है। गुरुदेव, गुरु ही देव अर्थात गुरु रूपी देव। यहाँ पर जो देव है, देव का अर्थ देवता होता है, लेकिन गुरु शब्द लगने से गुरु की विशेषता देव के द्वारा बताई जा रही है, और देव का अर्थ यहाँ पर देवता नहीं होकर के एक विशेष देवताओं के समान गुणों वाला होगा, जो कि गुरु शब्द के अर्थ पर निर्भर करेगा। इसलिए प्रथम पद के आधार पर दूसरे पद का अर्थ निकाला जाएगा, तो वहाँ पर अवधारणा पूर्वपदी समास होता है। इस तरह से अवधारणोत्तर पद, अब इसका ये उल्टा होगा। जिस समास में दूसरे पद के अर्थ पर पहले पद का अर्थ अवलंबित हो रहता है उसे अवधारणोत्तर पद कहते हैं, यानी कि पहले पद का अर्थ दूसरे पद पर निर्भर करेगा। देखिए उदाहरण, साधु समाज प्रयाग। तो साधु समाज प्रयाग, साधु समाज रूपी प्रयाग, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो प्रयाग शब्द है इसकी वजह से साधु समाज का अर्थ निकाला जाए। साधु समाज का मतलब साधुओं का समाज, और वो कहीं पर भी हो वो साधु समाज ही रहता है, संतों का समाज ही रहता है। लेकिन यहाँ पर प्रयाग है, तो प्रयाग एक विशेष जगह है, और वहाँ का जो साधु समाज है उसके बारे में यहाँ साधु समाज की चर्चा की जा रही है। तो सीमित अर्थ में यहाँ पर असीमित अर्थ हो गया, साधु समाज का अर्थ सीमित हो गया प्रयाग आने से, इसलिए उत्तर पद पर पहले पद का अर्थ निर्भर करता है। तो यहाँ साधु समाज रूपी प्रयाग के अर्थ में यहाँ पर आया है, इसलिए यहाँ पर अवधारणोत्तर पद तत्पुरुष समास क्रमधारय समास होगा। अब देखिए इस उदाहरण में दूसरे शब्द प्रयाग के अर्थ पर प्रथम पद साधु समाज का अर्थ अवलंबित है, प्रयाग से अवलंबित हो रहा है, प्रयाग से अर्थ स्पष्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अवधारणोत्तर पद है। अब इनका उदाहरण देखिए, उपमान पूर्व पद का उदाहरण, जैसे कमल नयन, चंद्रानन, मीनाक्षी और सूर्यमुखी। कमल नयन में देखिए जो उपमान है वो उपमान पूर्व पद में होगा। कमल से विशेषता नयन की बताई जा रही है, इसलिए कमल पूर्व पद में है। तो यहाँ कमल के समान नयन, चंद्रानन चंद्रमा के समान आनन, मीनाक्षी मीन के समान अक्षी, और सूर्य के समान मुख। तो यहाँ पर देखिए यह नयन यानी आंखों की विशेषता बताई जा रही है, किससे? कमल से बताई जाए। तो कमल यहाँ पर पूर्व में आया हुआ है, तो उपमान पूर्व है, कमल यहाँ पर उपमान और उपमान यहाँ पर पूर्व पद में आया हुआ। इस तरह जो आनन है, आनन की विशेषता चंद्रमा से बताई जा रही है, चंद्रमा उपमान है, इसलिए उपमान यहाँ पर पूर्व पद में आया हुआ है। मीन के समान अक्षी, आंख की विशेषता बताई जा रही है, किससे? मीन मछली से बताई जा रही है। तो यहाँ पर जो मीन है वो उपमान है, और उपमान देखिए यहाँ पूर्व पद में आया हुआ है। सूर्य के समान मुख, मुख की विशेषता सूर्य से बताई जा रही है, इसलिए सूर्य उपमान है, और ये सूर्य पूर्व पद में आया हुआ, इसलिए यहाँ पर उपमान पूर्व पद क्रमधारय समास है। इसी तरह से आगे देखिए, उपमानोत्तर पद यानी उपमान उत्तर पद में होगा। अब देखिए कर कमल, मुखचंद्र, वचनामृत और क्रोधाग्नि। तो यहाँ देखिए कर कमल, यहाँ पर कर का अर्थ हाथ होता, कमल यानी कमल। तो कमल यहाँ पर क्या है? उपमान है, कमल रूपी कर, कमल से कर की विशेषता बताई जा रही है, आरोप स्थापित हो रहा है। मुखचंद्र, चंद्र रूपी मुख, वचनामृत, अमृत रूपी वचन, क्रोधाग्नि, अग्नि रूपी क्रोध। यहाँ जो ये शब्द है इसमें देखिए जो कमल है वो उपमान है, उत्तर पद में आया हुआ, चंद्र उपमान है, उत्तर पद में आया हुआ है, और यहाँ पर अमृत है वो आपके उपमान है जो कि उत्तर पद में आया, और यहाँ पर अग्नि उपमान है जो कि उत्तर पद में आया हुआ, इसलिए इसको उपमानोत्तर पद कहते हैं, जो यानी कि जो उपमान है वो उत्तर पद में होगा। अगला है अवधारणा पूर्वपदी, यानी कि
देखिए जो उत्तर पद है उसका अर्थ पूर्व पद पर निर्भर करेगा, वह उदाहरण पूर्वपदी। जैसे यहाँ पर उदाहरण ले रहे हैं, गुरुदेव, पुरुष रत्न, बुद्धिबल, धर्म सेतु। तो यहाँ पर देखिए गुरुदेव, गुरु ही देव अथवा गुरु रूपी देव। पुरुष रत्न, पुरुष ही रत्न अथवा पुरुष रूपी रत्न। बुद्धिबल, बुद्धि रूपी बल। धर्म सेतु, धर्म ही सेतु अर्थात धर्म रूपी सेतु। यहाँ हम देख रहे हैं जो देव, देव का अर्थ देवता होता है, और ये पहले मैं बता चुका हूँ, यहाँ गुरु लगने से देव का अर्थ देवता नहीं होकर के देवताओं की विशेषता वाला हो गया। उस तरह से रत्न, जैसे कि यहाँ पर पुत्र रत्न में पढ़ा था, यहाँ पर रत्न जो कि निर्जीव होते हैं, यहाँ पर जो पुरुष है वो सजीव है। तो कीमत बढ़ाने के लिए, पुरुष की कीमत बढ़ाने के लिए यहाँ पर रत्न का प्रयोग हुआ, जबकि वो हीरा, माणिक, मोनिक, मोती नहीं है यहाँ पर पुरुष। तो यहाँ पर रत्न का अर्थ पुरुष के आधार पर होगा, न कि रत्नों का आधार पर। उसी तरह से बल, बल का अर्थ ताकत होता है, शक्ति होता है, लेकिन बुद्धि आने से यहाँ पर वो शक्ति या ताकत नहीं है, कार्य करने की निपुणता है। धर्म सेतु, सेतु एक बंधन के रूप में कार्य करता है, इसलिए यहाँ पर देखिए जो धर्म सेतु शब्द है वो धर्म का आधार पर सेतु का अर्थ यहाँ पर पुल होता है, लेकिन यहाँ पर धर्म का क्या अर्थ, धर्म शब्द आने से सेतु का अर्थ यहाँ पर पुल नहीं होकर के किसी कार्य को में साधन के अर्थ में यहाँ पर सेतु का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर अवधारणा पूर्वपदी समास है। इस तरह से देखिए अवधारणोत्तर पद, यानी कि अवधारणोत्तर पद, उत्तर पद, यहाँ पर उत्तर पद की वजह से, प्रथम पद की वजह से उत्तर पद का अर्थ अवलंबित था, इसका उल्टा यहाँ पर है, जहाँ पर आपके जो पूर्व पद है उसका अर्थ उत्तर पद के पर निर्भर करेगा। जैसे साधु समाज प्रिया, जो कि हम पढ़ चुके हैं। सत्संगत आत्मा, आत्मा का अर्थ यहाँ पर सत्संगत जो है इसका अर्थ है आत्मा आने से परिवर्तित हुआ, सत्संगत सत्य की संगत है। और लेकिन यहाँ पर आत्मा गए तो किसी गोष्ठी के अर्थ में नहीं आया है, आत्मक पवित्रता के अर्थ में आया है, तो इसलिए यहाँ पर अवधारणोत्तर पद समास है। तो आज हम क्रमधारय समास के सारे प्रकार पढ़ चुके हैं, और जो क्रमधारय समास है उसको हमने 2 भागों में पढ़ा था। और ये क्रमधारय समास तत्पुरुष समास का एक भेद है, लेकिन हिंदी में इसको अलग से पढ़ा जाता है, इसलिए हमने इसको अलग से भी पढ़ा और इन भेदों के अंदर भी रखा है। अब क्रमधारय समास के भेद के रूप में हमने द्विगु समास भी पढ़ लिया, इसलिए द्विगु समास भी क्रमधारय समास का ही भेद है। तो हम द्विगु समास को हिंदी में अलग से पढ़ा जाता है, इसलिए अलग से भी पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में हम द्विगु और द्वंद्व समास के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री बालाजी कोचिंग सेंटर पुष्कर में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक जानकारी के लिए बेल आइकन पर